उत्तर प्रदेश में इतनी गर्मी में सड़कों पे अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ना, इतनी गर्मी में सड़कों पे लेट के वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लुढ़क लुढ़क के जा रहे हैं। उनके पास है ओरिजिनल डिग्री, उस पर कॉमेंट करें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आदेश दें सरकार को कि भाई इनके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा इतने दिन से। वहां कोई नहीं बोल रहा। डिग्री जिनके पास ओरिजिनल है वो कौन सा कोई बहुत बड़ा तीर मार ले रहे हैं यहाँ भारत में। वो तो भाग रहे हैं देश छोड़ छोड़ के, जिनके पास अच्छी डिग्रियां हैं वो तो विदेश में काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सीजीआई सूर्यकांत ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा, पैरासाइट कहा तो हंगामा मच गया। हालांकि 24 घंटे के भीतर उन्होंने इस पर सफाई भी दे दी, लेकिन अब मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर अटक गया है। ममता बनर्जी जो कि बंगाल में चुनाव हार चुकी हैं, सीधे तौर पर यह कह रही हैं कि अगर सीजीआई जो फर्जी वकील हैं उनकी डिग्रियों की जांच सीबीआई से करवाने की बात कह सकते हैं, तो फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर क्यों नहीं कोई जांच का आदेश देते हैं। अपने आप में सियासी खींचतान इस मामले पर शुरू हो गई है। करेंगे बात। केपी मलिक जी भविष्यकार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर अभी सीजीआई ने, सूर्यकांत जी ने जो देश के युवा हैं जो बेरोजगार हैं उनको कॉकरोच बताया, परजीवी बताया। इस बात पर हालांकि उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि जो फर्जी डिग्री वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं जो फरेब कर रहे हैं और इस तंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ऐसे में टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी का ये कहना है कि फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की भी जांच हो जानी चाहिए। अगर लॉ की डिग्री कोई फर्जी अगर लेकर काम कर रहा है या फिर वकालत कर रहा है तो सीबीआई तक जांच जा सकती है। आप कह रहे हैं कि हम सीबीआई को जांच दे देंगे, तो फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सम्मानित पद पर बैठे हैं, उनकी डिग्री के बारे में कम से कम हिंदुस्तान वासियों को तो पता ही होना चाहिए, जांच होनी चाहिए इसकी। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें ये जो टिप्पणी आई थी, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। इतनी बड़ी चेयर से इस प्रकार की डिग्री आना ये शोभा नहीं देता है। आप एक तीसरा जो है स्तंभ है जो सरकार के ऊपर आता है, और ये माना जाता है कि जब व्यक्ति सब जगह से निराश हो जाता है तब आपकी शरण में आता है और आपको तो माय लॉर्ड, मेरे भगवान कहता है। और आप अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको तो बहुत ही संयमित तरीके से रहना चाहिए, संयमित तरीके से बोलना चाहिए। जिस प्रकार से ये टिप्पणी इन्होंने दी थी, इसकी बहुत प्रतिक्रिया हुई, सोशल मीडिया पे भी हुई, आमजन लोगों में भी हुई, चर्चा भी हुई इस बात पे। हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से, चाहे वो सरकार के अधीन कुछ एजेंसियां हों, चाहे जो इंडिविजुअल एजेंसी हैं वो भी हों, चुनाव आयोग जैसी एजेंसियां हैं, उन पे भी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं कि वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ झुकी हुई दिखती हैं। तो ये संदेश जब जनता में जाता है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे जनता का विश्वास कम होता है। अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जनता में उनका विश्वास कम होगा और वो लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, संविधान के लिए भी खतरा है, ये मेरा मानना है। आपने इस प्रकार की टिप्पणी दी है, आपने पहले भी इस प्रकार की टिप्पणी दी है। आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, आपको स्वयं मोटो संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग फर्जी डिग्री लेके इस तरह का काम करते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि कुछ लोग फर्जी डिग्री लिए हुए हैं और वो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप तो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आप सो मोटो लेते हुए उसकी जांच करा सकते हैं। उसकी जांच सीबीआई को, पुलिस को या प्रशासन की किसी दूसरी एजेंसी को दे सकते हैं। तो आपने क्यों नहीं दिया? यानी कि पता तो आपको भी है। अब हम आते हैं इस पे कि जो आपने आज कहा है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं, इससे पहले केजरीवाल भी उठाते रहे हैं और दूसरे विपक्षी दल भी उठाते रहे हैं। और शुरू में वो एक डिग्री दिखाई भी गई है। आज तक लोगों को पता नहीं है कि वो डिग्री असली है, नकली है, क्या है। वो चर्चा का विषय है और जांच का विषय है, वो जांच होती रहेगी। लेकिन ये जिस प्रकार की एक बहस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने छेड़ी है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
और सियासी दल हैं वो भी इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। अब सियासी दलों में भी और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो चीफ जस्टिस की टिप्पणी के ऊपर कोई टिप्पणी करे या कोई सवाल करे। ये तो ममता बनर्जी हैं, इनको पता है कि ये इतना बड़ा नुकसान करा के आई हैं, अब और कुछ इनके पास खोने को बचा नहीं है, इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठा दिए। और इस तरह के सवाल और भी लोग उठा सकते हैं आने वाले समय। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की टिप्पणी आप एक हिसाब से उन लोगों का मजाक बना रहे हैं जिन्हें किसी वजह से रोजगार नहीं मिल पाया है। आपकी सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आपने तो कुछ भी नहीं रोजगार दिए लोगों को। आपने तो 2 लाख भी नहीं दिए कि हर साल आप 2 लाख की लिस्ट जारी कर दें कि भाई हमने 2 लाख जो है रोजगार दिए हैं। आप तो पकौड़ा बनाने को, चाय बनाने को, रेडी लगाने को रोजगार बता रहे हैं। तो इस तरह की टिप्पणी इतनी ऊंची चेयर से करना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बचना चाहिए था। और इन्होंने एक इस प्रकार की टिप्पणी पहले भी की थी, हालांकि वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं आई थी, बहुत ज्यादा चर्चा उस पर नहीं हुई थी। जब किसी ने आरटीआई लगाते हुए पर्यावरण के मामले पर आरटीआई लगाई थी और इन्होंने इस तरह की टिप्पणी की थी कि लोग उठा के आ जाते हैं और यहाँ जो है डिग्री लगा देते हैं, आरटीआई लगा देते हैं या रिट दायर करते हैं और सिस्टम को रोकने का काम करते हैं, विकास कार्यों को रोकने का काम करते हैं। अरे भाई, भारत का कोई भी नागरिक किसी पे सवाल उठा सकता है। आरटीआई बनाई किस लिए गई थी? मुझे सूचना का अधिकार किस लिए मिला हुआ है? मैं देश का नागरिक हूं, मैं पूछ सकता हूं किसी विषय में, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद है कि इस प्रकार की टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं। और इससे ये भी खुलासा होता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि इनको जानकारी है कई सारी चीजों की, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अच्छा तब रहेगा और आपका नाम इतिहास में तब दर्ज होगा कि आप 100 मोटो कोई बड़ा एक्शन लेंगे। इसी पे फैसला सुना दीजिए कि ममता बनर्जी ने अगर कोई सवाल उठाया है तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हम जांच का देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दोबारा दिखाएं, तब माना जाएगा इतिहास में कि बहुत बड़े चीफ जस्टिस हैं जी। अच्छा, एक तरफ डिग्रियों की अगर बात हो रही है तो ये भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि संवैधानिक पदों पर प्रधानमंत्री हैं या कोई विधायक है या सांसद हैं, क्या डिग्री की जरूरत है किसी को और क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए? ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल ने ज्यादा उछाली है कि एक पढ़ा लिखा नेता इस देश को चाहिए, इस देश को जरूरत है एक पढ़े लिखे नेतृत्व की। तो क्या आपको लगता है कि पढ़ा हुआ जरूरी है या कढ़ा हुआ जरूरी है? इस पर बहस अक्सर होती है। आप अब क्योंकि एक बार फिर से चर्चा हो रही है तो मैं जानना चाहता हूं आपके विचार। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, देश की आजादी के बाद तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो कम पढ़े लिखे थे या बहुत ही औसत दर्जे तक पढ़े लिखे थे और उनका बहुत अच्छा अपना जो है कार्यकाल रहा है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत अच्छा देश को चला देंगे, बहुत लंबा देश को चलाएंगे, बहुत बढ़िया सुविधाएं देंगे, बहुत बढ़िया कार्यवाहन करेंगे, इस तरह से जरूरी तो है नहीं। तो आप पढ़ा लिखा, आप खाली पढ़ना लिखना जान गए, बाकी विषय के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? आपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया हुआ है, क्या शिक्षा की उनको कोई जानकारी है? आपने जिनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया हुआ है उनको हेल्थ की, स्वास्थ्य की कोई जानकारी है? आपने जिनको कृषि मंत्रालय दिया है उनको कृषि वैज्ञानिक हैं, वो उनको कृषि की जानकारी है? आपने जिनको केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री बनाया है उनको फर्टिलाइजर की जानकारी है? तो अगर आप इस तरह से किसी को भी बना दे रहे हैं, वहां तो एक्सपर्ट को आना चाहिए। रेल मंत्री किसी ऐसे इंजीनियर को बनना चाहिए जो रेल की टेक्निक को जानता हो, रेल की चीजों को समझता हो। तो ये डिग्री दे देना और पढ़े लिखे, अरे डिग्री तो दी हुई ना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उन 69,000 लगभग 70,000 युवाओं ने अपनी डिग्री दिखाई है, सच्ची डिग्री है, उनकी सारी जांच पड़ताल हो गई है। वो आपके उत्तर प्रदेश में इतनी गर्मी में सड़कों पे अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ना, इतनी गर्मी में सड़कों पे लेट के वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लुढ़क लुढ़क के जा रहे हैं। उनके पास है ओरिजिनल डिग्री, उस पर कमेंट करें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आदेश दें सरकार को कि भाई इनके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा इतने दिन से। वहां कोई नहीं बोल रहा। डिग्री जिनके पास ओरिजिनल है वो कौन सा कोई बहुत बड़ा तीर मार ले रहे हैं यहाँ भारत में?
वो तो भाग रहे हैं देश छोड़ छोड़ कर, जिनके पास अच्छी डिग्रियां हैं वो तो विदेश में काम कर रहे हैं। कितने आप बताएंगे पिछले 10 साल में कितने लोग भारत में आए डिग्री लेके जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया? या उसके उलट आप बताइए कि भारत छोड़ के कितने लोग भागे जिनके पास डिग्री है और उन्होंने बाहर का रोजगार अपना काम ढूंढा? तो ये देखना होगा देश में कि देश किस ओर जा रहा है। यहाँ पे हर चीज में फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप एनटीए की धीरे धीरे जांच हो रही है। 22 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में आपने डाल दिया है। क्या उनकी डिग्री भी फर्जी है क्या? उनके पास डिग्री होगी ना, तभी तो वो इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो उनको न्याय दीजिए चीफ जस्टिस जी। अब उसमें से बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं, कितना दर्द उनको हो रहा है, कितनी परेशानी में उनका परिवार है, कितनी परेशानी में उनके पेरेंट्स हैं, कितनी परेशानी में वो बच्चे हैं। एग्जाम कैसे दिया जाता है उनको बहुत बेहतर पता है। मंत्री जी और एनटीए कह रहा है भाई इस बार नहीं तो अगली बार दे देंगे। आपकी कोर्ट कहती है वोट अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो अगली बार वोट दे देना। आपने तो मजाक बना के रखा हुआ सारी चीजों को। आप कहते हैं कि चाहे 100 दोषी बच जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए, तब कोर्ट कहां चली गई? तो इसलिए मेरा कहना यह है कि डिग्रियां तो बहुत लोगों की जांच होनी चाहिए डिग्रियों की, कि किन की डिग्री फर्जी है और किन की असली है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया भूमिका जो है मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निभा सकते हैं। और उनको आगे बढ़ के इस तरह का एक आदेश देना चाहिए कि तमाम जो लोग महत्वपूर्ण पदों पे हैं वो तत्काल अपनी डिग्री जारी करें। जी। अच्छा, एक तरफ डिग्री की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ विभागों की चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 8 दिनों के बाद जो है मंत्रियों को विभाग बांटे गए, लेकिन जो बांटे भी गए हैं विभाग, उसमें भी जो है पिछड़े और जो दलित हैं उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेल दिया गया। उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं गया है। अब जैसे कहा जा रहा है भूपेन्द्र चौधरी हैं, वो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय देकर निपटा दिया गया है एक तरह से। सोमेंद्र तोमर हैं, ये भी पिछड़े समाज से आते हैं, इनको जो है कहा गया कि प्रमोशन मिलेगा, लेकिन जो है प्रमोशन से अच्छा जो है इनका जो पिछला विभाग था वही था जहां पे ये राज्य मंत्री थे। तो इस तरह से तमाम और लोग भी हैं जिनके बारे में बातें हो रही हैं। आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले जो पूरा मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, फिर विभागों को बांटा गया, जो करने की कोशिश की जा रही थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, भाजपा की तरफ से, वो कर लिया गया है या फिर और छीछाल इधर फैल गई है? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें हम लगातार कहते रहे हैं आपको कि वेस्ट बंगाल का चुनाव देश की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। देखिए अगर वेस्ट बंगाल का लाव लश्कर जो वहां से निकला है कलकत्ता से, वो लखनऊ अगर पहुंचता है और उसी अंदाज में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचेगी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचने जा रही है। वो ऐसा इतिहास भी रच सकती है कि जो दिल्ली और लखनऊ की टकरार चल रही है, जो एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में रचा था, ऐसा इतिहास भी रचा जा सकता है। या दूसरा फिर यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी एग्रेसिव होके आए कि वो एक सीटों का, आज तक किसी दल को इतनी सीट नहीं मिली है, इतनी सीटें लेके एक नया इतिहास रच दे भारतीय जनता पार्टी, जैसे वेस्ट बंगाल में रच दिया है। उम्मीद लोगों को, अमित शाह जी कहते थे कि हमारी 170 आएंगी, आई 200 प्लस। तो कहीं ऐसा उत्तर प्रदेश में भी ना हो जाए, अगर अपने हाथ में कमान ले लें अमित शाह जी, तो फिर 300 के पार हो जाए, अब की बार 300 पार। और या ये भी हो जाए अगर योगी जी सोटा लेके घूमे कि इनको वहां घुसने भी ना दे और 100 के नीचे ही भाजपा रह जाए। देखना आपको ये होगा कि ये जातीय समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। लेकिन आपने ये देखा है कि दिल्ली के दबाव में इनको अच्छे मंत्रालय देने की बात थी, क्योंकि ये लोग जितने बने हैं कहीं ना कहीं दिल्ली के संपर्क में हैं और ये दिल्ली के प्रतिनिधित्व में काम करते हैं, ऐसा माना जाता है, दिल्ली के करीब है ऐसा माना जाता है। और दिल्ली और लखनऊ की तो उचित दूरी है, दिल्ली और लखनऊ में तो तल्खी है, तो लखनऊ फिर इनके साथ कहां नरमी बरतेगा। तो बहुत ही जद्दोजहद के बाद इनको नाम मात्र के मंत्रालय दे दिए गए हैं। और मंत्रालय ही नहीं दिए गए हैं, अभी तो आप इस पे चर्चा कर रहे हैं कि इनको हल्के मंत्रालय दिए गए हैं। अभी थोड़े दिन बाद ये भी चर्चा करेंगे आप कि आप कहेंगे कि मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि जो सेक्रेटरी बैठेंगे, जो दूसरे लोग बैठेंगे मंत्रालय में, वो मंत्री को ज्यादा भाव ही नहीं देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य प्रणाली है।
आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पावर मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कर पा रहे हैं? बड़े तन के गए थे केंद्र से कि बड़ी अच्छी वहां पे राजनीति करेंगे उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ उनका? दूसरा, दिल्ली में कई सारे मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, वो सिर्फ चाय नाश्ता और कोठी बंगला लाल बत्ती चल रही उनकी, इसके अलावा कुछ नहीं उनके हाथ में। तो इस प्रकार के मंत्री रहेंगे, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, ये सब समय बताएगा। लेकिन ये सब नूरा कुश्ती है, दिखाने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, दिखाने के लिए मंत्रालय दिए गए हैं। अब धीरे धीरे चुनावी माहौल बन रहा है। अब मोटा मोटी आप 8 महीने हैं, लेकिन चुनाव में आप 4 महीने मान के चलिए, क्योंकि 4 महीने पहले, 6 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो चुनावी रण के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की क्या तैयारी है और कितना भारी भरकम युद्ध उत्तर प्रदेश में होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी आपस में ही टकराट में जो है विपक्ष को फायदा देगी, या एक साथ इकट्ठी होके विपक्ष के साथ बड़ी लड़ाई लड़ेगी? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि वहां जैसे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट बंगाल में, वहां भी त्रिकोणीय नहीं बना, वहां पे भाजपा की और ममता बनर्जी की सीधी टक्कर हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय इलेक्शन बन रहा है कि 2 भाजपा के पक्ष हैं और एक विपक्ष है। विपक्ष में एक ही पार्टी है, बाकी पार्टियां तो सब नाम की पार्टियां हैं। कांग्रेस भी अगर बहुत ज्यादा कुछ करेगी, या तो वो साथ में ही लड़ेगी अखिलेश के, या वो अगर इंडिविजुअल भी लड़ती है तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कांग्रेस नहीं लड़ेगी। वो ऐसे ही लड़ेगी जैसे चाहे बिहार में लड़ी हो, चाहे वेस्ट बंगाल में लड़ी हो, चाहे दूसरे किसी राज्य में लड़ी हो, क्योंकि उनको पता है कि उनका जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कुछ करेगी नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी टक्कर होगी। अब उसमें ये देखना होगा कि भाजपा आपस में उलझती है, क्योंकि 24 को हमें नहीं भूलना चाहिए। 24 की याद अभी खत्म नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहता कि लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक जैसे होते हैं। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में फर्क होता है, दोनों की अलग अलग केमिस्ट्री होती है। लेकिन इतना भी फर्क नहीं होता कि दिल्ली और लखनऊ की तलखी खत्म हो जाए। तलखी तो है कहीं ना कहीं, टिकट बंटवारे पे भी घमासान होगा। दिल्ली अपने लोगों को देना चाहेगी और गोरखपुर और लखनऊ अपने लोगों को टिकट देना चाहेंगे, तो वहां भी टकराट होगी। तो उस टकराट का फायदा विपक्ष को कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम धन्यवाद। बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।